नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सोशियोपैथ का दिमाग कैसे काम करता है? क्या वे दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं या उनके लिए सब कुछ सिर्फ एक खेल है? एम.आई. थॉमस की किताब कन्फेशंस ऑफ अ सोशियोपैथ आपको एक सोशियोपैथ की दुनिया में ले जाती है, जहां हर भावना, हर रिश्ते और हर निर्णय का एक अलग ही दृष्टिकोण होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सोशियोपैथ की सोच और व्यवहार को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर आप इंसानी मन की इस रहस्यमय परत को जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचो, आपका चार्मिंग फ्रेंड, आपका सक्सेसफुल बॉस, वो इंसान जिसकी विट और कैरिस्मा के आप दीवाने हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास सब कुछ है ना? सोशल सिचुएशंस में वो बड़ी आसानी से घुलते मिलते हैं, हमेशा सही बात बोलते हैं, पार्टी की जान होते हैं, सब उनके आसपास रहना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उनमें दिखने से ज्यादा कुछ और भी हो? क्या होगा अगर वो डिफरेंट हो? क्या होगा अगर उस चार्मिंग स्माइल और कॉन्फिडेंट बिहेवियर के पीछे एक हिडन साइड हो? एक ऐसा साइड जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, एक ऐसा साइड जो आपके उनके बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दे। क्या हो अगर उनके चेहरे के पीछे मैनिपुलेशन करने वाला दिमाग छिपा हो? एक ऐसा दिमाग जो लोगों को बस एक गेम का पॉन समझता हो, एक ऐसा गेम जहां वो हमेशा जीतना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो अगर उनका चार्म बस एक मास्क हो जो उनके कोल्ड और कैलकुलेटिंग इंटीरियर को छुपा रहा हो? क्या होगा अगर वो एक सोशियोपैथ हो? ये शब्द ही डरावना है। सिनिस्टर फिगर्स की इमेजेस दिमाग में आती है जो शैडोज में छिपे रहते हैं, वॉर करने का इंतजार करते हैं। लेकिन सोशियोपैथ्स हमेशा ऑब्वियस विलेंस नहीं होते। वो लोग भी हो सकते हैं जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं। ये शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। सोशियोपैथ ये फियर और अनईज पैदा करता है। हम रूथलेस क्रिमिनल्स के बारे में सोचते हैं, हार्टलेस मैनिपुलेटर्स जो कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर रियलिटी और भी कॉम्प्लेक्स हो? रूथलेस क्रिमिनल्स, हार्टलेस मैनिपुलेटर्स की इमेजेस दिमाग में आती है। लेकिन सोशियोपैथी हमेशा इतना ब्लेटेंट नहीं होता। ये सबटल, इंसिडियस हो सकता है। ये एक फ्रेंडली फेस, एक वार्म स्माइल के पीछे छिपा हो सकता है। ये आपके बगल वाला इंसान हो सकता है जो सोसाइटी में आसानी से घुल मिल गया हो। लेकिन क्या हो अगर सोशियोपैथी हमारे सोचने से ज्यादा कॉमन हो? क्या हो अगर ये सिर्फ क्राइम ड्रामास और हॉरर स्टोरीज की बात ना हो? क्या हो अगर ये हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा हो, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में छिपा हो? क्या हो अगर आपके बगल वाला इंसान जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं एक डार्क सीक्रेट छुपा रहा हो? क्या हो अगर ये साफ नजरों के सामने छिपा हो? सोशियोपैथ्स घुलने मिलने में माहिर होते हैं। वो इमोशंस की नकल कर सकते हैं, एम्पैथी दिखा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल लग सकते हैं। वो आपके कॉलीग, आपके नेबर, यहाँ तक कि आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। कन्फेशंस ऑफ अ सोशियोपैथ बाय एम.ई. थॉमस हमें इस अनसेटलिंग वर्ल्ड की सैर कराती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ रूल्स अलग हैं, जहाँ एम्पैथी एक वीकनेस है और इमोशंस कंट्रोल करने के टूल्स हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी परसेप्शंस को चैलेंज करती है और हमें उन लोगों के बारे में अपने विचारों पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है जो हमारे आसपास हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां एम्पैथी एक वीकनेस है और इमोशंस कंट्रोल करने के टूल्स हैं। खुद को तैयार कर लीजिए। ये किताब एक सोशियोपैथ के दिमाग में एक रेयर ग्लिम्प्स देती है। ये बताती है कि वो मैनिपुलेट और कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं। ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आप दुनिया को एक सोशियोपैथ की नजरों से देखने वाले हैं। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों है। ये ह्यूमन साइकी के डार्क कॉर्नर्स का सफर है, एक ऐसा सफर जो आपको उन लोगों के बारे में आपके सभी विचारों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा जो आपके आसपास हैं। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? अगर आपको सोशियोपैथ के दिमाग में ये इंसाइट इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां न कोई पछतावा है न कोई ग्लानि। ऐसी दुनिया जहां हर बातचीत, हर रिश्ता एक खेल है जिसे जीतना है। ये दुनिया है एक सोशियोपैथ की। सोशियोपैथ्स बस बेरहम लोग नहीं होते, उनमें हमदर्दी की भावना नहीं होती। वो दूसरों को अपने जीवन के खेल में मोहरे की तरह देखते हैं। उनका हुस्न, उनकी अक्लमंदी और उनकी बेरहमी उनके हथियार हैं। वो मैनिपुलेशन के उस्ताद होते हैं। वो आसानी से घुल मिल जाते हैं, ऐसे इमोशंस दिखाते हैं जो वो असल में महसूस नहीं करते।
वो गिरगिट की तरह होते हैं, हर सिचुएशन में ढल जाते हैं अपनी मनमानी करने के लिए, लेकिन उस मास्क के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी होती है। एक सोशियोपैथ का दिमाग एक ठंडी चालबाज मशीन की तरह होता है। वो सिर्फ अपने मतलब से चलते हैं, उन्हें ज़मीर का कोई बोझ नहीं होता। एमी टॉमस कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, ये एक ढाल है। एक ढाल जो उस औरत की रक्षा करती है जिसने दुनिया के सामने अपनी सच्चाई रखने की हिम्मत दिखाई। एक ऐसी सच्चाई जो बहुतों को बेचैन और समझने में मुश्किल लगेगी। एक ऐसे समाज में जो अक्सर सोशियोपैथी को कलंकित करता है और गलत समझता है, उसने आगे बढ़कर अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया। सहानुभूति पाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग की झलक पेश करने के लिए जो अलग तरीके से काम करता है। ये ढाल सिर्फ कहानी में नहीं, असल जिंदगी में भी है। ये एक जरूरी दीवार है जो उसे ऐसी दुनिया में चलने देती है जो शायद उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जैसी वो है। उसकी कहानी उस साहस का प्रमाण है जो सच्चे रूप में जीने के लिए चाहिए, भले ही सच्चाई का मतलब एक ऐसे लेबल को अपनाना हो जिसे समाज अक्सर डर और शक की नजर से देखता है। वो खुद को सोशियोपैथ कहती है, एक ऐसा शब्द जो कई लोगों के मन में खतरे और बुराई की तस्वीरें बना देता है। लेकिन एमी टॉमस की कहानी इन पहले से बनी धारणाओं को चुनौती देती है और सोशियोपैथी के साथ जीने का एक और नजरिया पेश करती है। उसकी कहानी हिंसा या अपराध की नहीं है, बल्कि यह एक अलग तरह से जी रहे जीवन का एकदम सच्चा लेखा जोखा है। एक ऐसा जीवन जहां भावनाओं को एक अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। वह एक ऐसी दुनिया का वर्णन करती है जहां सहानुभूति स्वाभाविक नहीं, बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है और जहां सामान्य नैतिकता लागू नहीं होती। यह एक अलग तरह से जी रहे जीवन का एकदम सच्चा लेखा जोखा है। अपनी लेखनी के माध्यम से वह हमें अपनी दुनिया में आमंत्रित करती है, एक ऐसी दुनिया जहां सामाजिक संपर्क और भावनात्मक जुड़ाव के सामान्य नियम उलट दिए जाते हैं। उसकी कहानी आकर्षक और बेचैन करने वाली दोनों है, जो हमें इंसान होने का मतलब क्या है इस बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। वह एक वकील है, एक शिक्षिका है, एक सामान्य महिला। ऊपरी तौर पर उसका जीवन पारंपरिक सफलता और स्थिरता का प्रतीत होता है। उसने अपना करियर बनाया है, रिश्ते बनाए हैं और किसी और की तरह रोजमर्रा की जिंदगी की जटिलताओं को पार किया है। लेकिन सामान्यता के इस आवरण के नीचे एक ऐसा दिमाग है जो अलग नियमों से चलता है। फिर भी अंदर ही अंदर वह अलग नियमों से चलती है। उसकी बातचीत सोची समझी होती है, उसकी भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है और उसके फैसले एक ऐसे तर्क से प्रेरित होते हैं जो पारंपरिक नैतिकता के बजाय स्वार्थ और रणनीतिक सोच को प्राथमिकता देता है। आदर्श से यह विचलन ऐसी चीज नहीं है जिसे वह छुपाती है, बल्कि यह उसकी पहचान का एक मूलभूत पहलू है जिसे वह खुले तौर पर स्वीकार करती है। मैं आपके जैसे अपराध बोध का अनुभव नहीं करती, वह लिखती है। उसके लिए अपराध बोध भावनात्मक बोझ नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक विचार है। यह एक गणना है, फायदे और नुकसान का वजन है, उसके कार्यों के संभावित परिणामों का रणनीतिक मूल्यांकन। नैतिकता के लिए यह व्यावहारिक दृष्टिकोण दिलचस्प और विचलित करने वाला दोनों है, जो सही और गलत की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। उसके लिए अपराध बोध एक गणना है, फायदे और नुकसान का वजन। यह दृष्टिकोण उसे दुनिया को एक ऐसी स्पष्टता और अलगाव के साथ देखने की अनुमति देता है जिसे समझना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जो भावनात्मक जुड़ाव के बजाय दक्षता और प्रभावशीलता को प्राथमिकता देता है, एक ऐसी मानसिकता जो उन लोगों के लिए अजीब और आकर्षक दोनों है जो इसे साझा नहीं करते हैं। उसकी ईमानदारी बेचैन करने वाली है, जो हमें अच्छे और बुरे के अपने विचारों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। अपनी कहानी साझा करके एमी टॉमस हमें लेबल और रूढ़ियों से परे देखने के लिए मजबूर करती है, निदान के पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए। उसकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि मानवीय अनुभव विशाल और विविध है, और एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर उस चीज से डरती है जिसे वह नहीं समझती, समझ और स्वीकृति महत्वपूर्ण है। छोटी उम्र से ही एमी दुनिया को अपना खेल का मैदान समझती थी। वो मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, जीतना सीख गई। खेल के मैदान के खेल सोशल एक्सपेरिमेंट्स बन गए, उसके साथ ही अनजाने में उसके प्रयोगों का हिस्सा बनते गए। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी चालें और भी पैनी होती गई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका चार्म और इंटेलिजेंस उसे आगे बढ़ाता गया। वो हाई प्रेशर सिचुएशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, उन इमोशंस से मुक्त जो दूसरों को कमजोर बना देती थी। वो कॉर्पोरेट लैडर में अपनी कैलकुलेटेड क्लाइम्स के बारे में डिटेल्स देती है, अपने राइवल्स को स्ट्रेटेजिकली कैसे हराया इसके बारे में भी।
उसकी कहानियां फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि सोशियोपैथ्स अक्सर उन्हीं सिस्टम्स में फलते फूलते हैं जो हम बनाते हैं। 5वां भाग, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, हाउ सोशियोपैथ्स थ्राइव। सोचो ऐसी दुनिया जहां फीलिंग्स आपके डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करती, जहां हर फैसला लॉजिक पर बेस्ड हो, इमोशंस पर नहीं। यही इमोशनल डिटैचमेंट एक सोशियोपैथ की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक ऐसी दुनिया में जो फीलिंग से ऑब्सेस्ड है, सोशियोपैथ्स इस गेम के मास्टर होते हैं। वो कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, वीकनेसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। वो केओस में थ्राइव करते हैं जहां दूसरे फेल हो जाते हैं। एमी बताती हैं कि कैसे एम्पैथी की कमी उन्हें टफ डिसीजंस लेने में मदद करती है, ऐसे रिस्क्स लेने में जो दूसरे नहीं लेते। वो एक ऐसे दिमाग की पिक्चर पेंट करती हैं जो कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट, स्ट्रेटेजाइज और मैन्यूवर करता रहता है। भाग 6, नैतिकता की डोर। कहां खत्म होती है जमीर और कहां से शुरू होती है चाल। थॉमस की कहानी हमें नैतिकता के बारे में कुछ असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है। क्या एक ऐसा इंसान जो किसी के दुख दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता, क्या वो सच में अच्छा हो सकता है? क्या सोशियोपैथी एक मानसिक बीमारी है या बस जीने का एक अलग तरीका? एमी खुद को बुरी नहीं मानती। वो अपने खुद के बनाए हुए नैतिक नियमों से चलती है, ऐसे नियम जो तर्क और खुद को बचाने पर आधारित हैं। वो हमारी सोच को चुनौती देती है, सही और गलत के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। उसकी कहानी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। यह हमें इंसानी फितरत की पेचीदगियों और नैतिकता की असली परिभाषा पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। 7वां भाग, निशानियों को पहचानना। क्या आपका कोई जानने वाला एक सोशियोपैथ हो सकता है? डरावनी सच्चाई यह है कि सोशियोपैथ हमारे बीच ही रहते हैं। वो आपके सहकर्मी, आपके दोस्त, यहां तक कि आपके साथी भी हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? हालांकि कन्फेशंस ऑफ ए सोशियोपैथ एक डायग्नोस्टिक टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सहानुभूति की कमी, हेरफेर का एक पैटर्न और नियमों की अवहेलना पर ध्यान दें। शब्दों और कार्यों के बीच विसंगतियों पर ध्यान दें। सोशियोपैथ धोखे के उस्ताद होते हैं, लेकिन उनके मुखौटे फिसल सकते हैं। चौकन्ने रहें, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। सेक्शन 8, नकाबों की दुनिया में जीना, अंडरस्टैंडिंग द एनिग्मा। कन्फेशंस ऑफ अ सोशियोपैथ कोई सोशियोपैथिक बिहेवियर का जस्टिफिकेशन नहीं है। यह बस एक ऐसी दुनिया में झांकने का मौका देता है जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती है। सोशियोपैथ्स के मास्क सिर्फ फिजिकल नहीं होते, डीपली साइकोलॉजिकल होते हैं, जिनसे वो आसानी से सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं और अपने असली इरादे और इमोशंस छुपा लेते हैं। यही ड्युअलिटी सोशियोपैथी को समझना इतना चैलेंजिंग और क्रूशियल बनाती है। ये एक ऐसी दुनिया की झलक है जिसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। दिमाग के गलियारे अंधेरे और घुमावदार होते हैं, शैडोज और सीक्रेट से भरे होते हैं जो आसानी से अनकवर नहीं होते। जैसे कोई फॉगी फॉरेस्ट में चलता है, वैसे ही सोशियोपैथ का असली नेचर अक्सर छुपा रहता है, जिससे उनके रियल मोटिव्स और फीलिंग्स समझना मुश्किल होता है। उनके साइकी के की होल से झांककर हम एक ऐसी रियलिटी की ग्लिम्पसेस देख पाते हैं जो फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों है। ये एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन माइंड एक वास्ट और मिस्टीरियस लैंडस्केप है। किसी एक्सपेंसिव फॉरेस्ट या गैलेक्सी की इन्फिनिट रीचेस की तरह माइंड में अनगिनत सीक्रेट्स और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। हर थॉट और इमोशन इस वास्ट स्काई में एक स्टार है, हर डिसीजन डेंस फॉरेस्ट में एक पाथ है। सोशियोपैथ के माइंड को समझना इस इंट्रिकेट टेरेन का मैप बनाने जैसा है, जहां हर टर्न पर नए और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस मिलते हैं। हम शायद सोशियोपैथ के माइंड को कभी पूरी तरह से ना समझ पाएं। इस साइकोलॉजिकल क्लिफ के एज पर खड़े होकर हम हॉराइजन तो देख सकते हैं, लेकिन नीचे के लैंडस्केप की डिटेल्स नहीं। सोशियोपैथिक माइंड का लैबिरिंथ इंट्रिकेट और अक्सर इम्पेनेट्रेबल होता है, जहां हर ट्विस्ट एंड टर्न नए एनिग्मास की तरफ ले जाता है। फिर भी यही कॉम्प्लेक्सिटी सोशियोपैथी की स्टडी को इतना कंपेलिंग और नेसेसरी बनाती है। लेकिन समझने की कोशिश करके हम खुद को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ऐसी दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं जहां हर कोई सेम रूल्स से नहीं खेलता।
किसी क्राउडेड सिटी स्ट्रीट में हसल एंड बसल के बीच कुछ लोग अलग खड़े होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स से चलते हैं, बिल्कुल चेस बोर्ड के पीसेस की तरह। इन पैटर्न्स और बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज करके हम ज्यादा विजिलेंट और डिसर्निंग बन सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम आसानी से मैनिपुलेटेड या डिसीव्ड ना हो। M.E. टॉमस की स्टोरी एक कॉशनरी टेल है जो हमें विजिलेंट रहने, अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करने और ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज को कभी अंडर एस्टिमेट न करने के लिए अर्ज करती है। जैसे जैसे हम पढ़ते और सीखते हैं, हम साइंस को रिकॉग्नाइज करने और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा इक्विप्ड हो जाते हैं। विंडो से बाहर देखता हुआ सिलुएटेड फिगर उस कांस्टेंट विजिलेंस को रिप्रेजेंट करता है जो हमें मेंटेन करनी चाहिए, जबकि डार्क एली में कॉशियस स्टेप्स उस केयरफुल नेविगेशन को सिंबलाइज करते हैं जो हिडन डेंजर्स से भरी दुनिया में जरूरी है। सोशियोपैथी के एनिग्मा को समझकर हम इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए नॉलेज से खुद को आर्म करते हैं। भाग 9, जागरूकता की पुकार, लुकिंग बियॉन्ड द फसाड। कन्फेशंस ऑफ ए सोशियोपैथ हमें याद दिलाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। यह हमें जागरूक बनाने की पुकार है ताकि हम दिखावे से आगे देख सकें और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा सकें। दुनिया नकाबों से भरी है। कुछ नकाब हार्मलेस होते हैं, नाजुक दिलों की रक्षा के लिए, और कुछ खतरनाक जो ऐसे इरादों को छुपाते हैं जो जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। सोशियोपैथी को समझकर हम खुद को ताकतवर बनाते हैं। हम निशानियों को पहचानना सीखते हैं, खुद को मैनिपुलेशन से बचाते हैं और ऐसी दुनिया में चलना सीखते हैं जहां हर कोई नियमों से नहीं चलता। तो दोस्तों, आज हमने M.Y. थॉमस की किताब कन्फेशंस ऑफ अ सोशियोपैथ के जरिए जाना कि सोशियोपैथ का दिमाग कैसे काम करता है और उनके व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको इंसानी मनोविज्ञान की इस जटिल परत को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अनोखी किताब के साथ। धन्यवाद।